Hello everyone. Today we are going to discuss about the classification. Now let us understand what is this classification is. So classification means grouping organism on the basis of their certain common features. मतलब एक जैसे ऑर्गेनिज्म को जिनके की फीचर एक जैसे हैं उनको जब हम ग्रुप करते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्योंकि अगर हमने क्लासिफिकेशन किया है उसका कुछ रीजन होगा। तो लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो हमारा क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज है कि अब देखिए लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक के बारे में डिटेल स्टडी किया जाए। तो अगर हम एक जैसे एनिमल्स को, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देंगे तो उनके सर्च किसी भी एक का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे तो बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे वो मिलते जुलते होंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट और एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये है कि जस्ट बाय स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यू मेंबर वी कैन हैव एन आइडिया of the characteristic feature of the rest member of that same group। दूसरा क्या है कि जो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो हाईलाइट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट हेल्प अस टू प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। जब हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए तो जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी जिस भी ग्रुप से मैक्सिमम मिलते जुलते फीचर्स होंगे उसको हम उस ग्रुप में कैटेगराइज कर देंगे। लास्ट क्या है कि जो लास्ट एडवांटेज है क्लासिफिकेशन का, कि जो क्लासिफिकेशन है वो हमें आइडिया देता है अबाउट द इवोल्यूशन कि कैसे चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई। सो in short, the four advantages of the classification is first that by doing the classification we can have the idea of the characteristic feature of all the member belonging from the same group. Second is that it help us in the systematic arrangement of the different organism. Then it help us to understand the relationship between the particular groups or the particular organism. And the last thing is that it give us an idea of the evolution of organism from simple to from the simpler to more complex form. Let us discuss kingdom Monera. So kingdom Monera is the first kingdom classification। ये पहला किंगडम है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा बहुत सिंपल, बहुत प्रिमिटिव टाइप के होंगे और इसके ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट यू कैन गेट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इवन इनसाइड योर बॉडी। अब हम उनका देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। कैसा सेल है? मतलब आपके जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ सेल देखते हैं तो बेटा ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर है। आपके जो किंगडम मोनेरा है वो मैक्सिमम जो है दे आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। मतलब अगर सिंगल सेल का बना है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल का तो हम उनको अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते। जैसे हमें प्लांट दिखाई देते हैं वैसे हमें बैक्टीरिया नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है हम उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे दे आर प्रोकैरियोट्स, देन हम लिखेंगे दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। उसके बाद हम देखेंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो आपका किंगडम मोनेरा है बेटा उसमें दोनों ही तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हीटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बेटा वो आपके बैक्टीरिया जिनमें कि थैलेकोइड प्रेजेंट होता है, जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो आते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में। और उसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थैलेकोइड प्रेजेंट होता है जिसमें कि आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लगभग आपके सारे ही बैक्टीरिया आ जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया ऑल आर हीटेरोट्रॉफिक। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बेटा जो कि पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब कि जो अपने होस्ट की बॉडी पर रहेंगे, उसको फीड करेंगे, साथ में उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। इसका कंप्लीट नाम है माइक्रोप्लाज्मा जेनिटेलियम, आप सिर्फ माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं।
उसके बाद है हम देखेंगे कि वो कैसे चलता फिरता है, उसका चलता भी है कि नहीं चलता फिरता है। तो बेटा आपके जो ज़्यादातर मोनेरा के मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा में, दे आर नॉन मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते, दे आर फिक्स्ड। लेकिन कुछ जो है वो चलते हैं, मतलब मोशन करते हैं, एक जगह से अपनी दूसरी जगह जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, मतलब वो ऑर्गन जो कि उनको चलने फिरने में हेल्प करता है वो क्या है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि लोकोमोशन शो करते हैं, चलते हैं। उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, टेल जैसा, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो आपका किंगडम मोनेरा का लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाएगा फ्लैजिला। नाउ लेट अस ड्रॉ अ टिपिकल बैक्टीरिया। हमें बैक्टीरिया की केस स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। लेट कम सी द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो you will first before we start the drawing we have to draw three membranes. हम यहाँ पे 3 membrane बनाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल कोट। तो हमें तीनों बनानी है। तो अब देखिए आपका ये आपका पहला मेम्ब्रेन, then I will use color yellow to show the second, and this pink color outer to show the third वाले को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी टेल बनाएंगे फ्लैजिला। उसके बाद इसकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं पिलाई। बेटा फ्लैजिला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिंगुलर को फ्लैजिलम बोलते हैं और एक से ज्यादा को फ्लैजिला बोलते हैं। उसके बाद हम इसका न्यूक्लियर मटेरियल बनाएंगे, इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसका स्टोर फूड बनाएंगे। इसकी बॉडी में स्टोर फूड है, फिर इसकी बॉडी में फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो आपका so this is your flagella. Let us label this. So this is your capsule, middle one is your cell membrane, and the inner one is your middle one is your cell wall. Middle one is your cell wall, then the inner one is your cell membrane, and this tail is your flagella. Now this is your villi, and this is your store food. अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है इसमें जो स्टोर फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। और इसका जो ये न्यूक्लियर रीजन है, देखो आप यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये बैक्टीरिया एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए न्यूक्लियर मटेरियल, और इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट में लीजिए न्यूक्लियोइड। ऑयल का मतलब होता है जैसा, मतलब न्यूक्लियर जैसा है पर न्यूक्लियर नहीं है। तो उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। इसके बाद आपका जो ये ब्लू डॉट है ये आपका हो जाएगा राइबोसोम।
उसके बाद आपको इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कैप्सूल है बेटा वो आपका जेलेटिनियस या फिर आपका प्रोटीनीशियस सब्सटेंस का बना होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है आपका जेलेटिनियस या फिर आपका प्रोटीनीशियस। So above your cell wall, your capsule is made up of gelatinous or your proteinaceous substance. And second thing, that the store food of your bacteria is in the form of glycogen. And there is one more important thing is the nuclear material. जिसका न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इट इज फ्रीली प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म, एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म, एंड वेयरएवर इट इज placed, that area is known as the nucleoid. So this was all about your bacteria. is very important, इसकी labeling भी important है, आप जरूर सेट करें. Now let us discuss the shape of the bacteria. तो बेटा जो बैक्टीरिया है, these are very small, very minute unicellular माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और जो इनका साइज होता है ये वेरी करता है 0.2 से 100 माइक्रोन. क्या 0.2 से 100 माइक्रोन, मतलब दे आर वेरी 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 स्मॉल. और बैक्टीरिया के शेप के ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप. उनके शेप के बेसिस पे उनको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है रॉड शेप, मतलब वो बैक्टीरिया जिनका जो शेप है वो रॉड जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिलाई या बेसिलस. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस. देखिए नाम में ही आंसर है, मतलब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसका शेप हो जाएगा रॉड शेप. जो सेकंड शेप है वो आता है आपका कोकाई या सर्कुलर या स्फेरिकल शेप. तो इसका एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस. देखिए कोकस लगा है वर्ड, जैसे ही कोकस वर्ड आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए जो शेप है वो स्फेरिकल है. थर्ड शेप जो है बेटा वो आता है आपका स्पाइरल शेप, मतलब जैसे स्प्रिंग के जैसा शेप. ठीक है, तो जो स्पाइरल शेप है उसको स्पाइरिला बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल है ट्रेपोनीमा. और आपका जो लास्ट शेप ऑफ द बैक्टीरिया है वो है कॉमा शेप. तो कॉमा शेप के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज विब्रियो. तो जिस भी बैक्टीरिया के नाम में विब्रियो हो इसका मतलब हो जाएगा कि उसका जो शेप है वो कॉमा शेप है. तो इसका एग्जाम्पल है आपका विब्रियो कॉलेरा. Okay, so on the basis of the shape of the bacteria, we have 4 different classes of bacteria. Now we will discuss the useful effect of bacteria या useful bacteria कि बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे यूजफुल है. तो बेटा देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है. और वो जो एंटीबायोटिक है बेटा दे हेल्प अस टू किल नंबर ऑफ अदर बैक्टीरियाज दैट कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन. तो एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया से बनाया गया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन. उसके बाद बेटा जो डेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, डेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और दी वीक बैक्टीरिया, उनको कलेक्ट करके वैक्सीन बनाया जाता है ताकि जो उनको उनसे वैक्सीन फॉर्म किया जाता है एंड इट इज़ इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग सो दैट दे कैन डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज. तो जनरली आप देखिए आप मार्केट में आपका पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इनके वैक्सीन अवेलेबल है. तो इनकी वैक्सीन में क्या है, ये जो बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन्हीं बैक्टीरिया को डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाता है. उसके बाद आता है आपका कि देखिए दही बनाने के लिए हम दूसरे दही का ही इस्तेमाल करते हैं. तो जो दही होता है उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. तो हमें कर्ड फॉर्मेशन के लिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए हमें जो बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ता है वो है लैक्टोबैसिलस. और ये बहुत यूज़फुल बैक्टीरिया है क्योंकि एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है. इट इज़ ऑल ओवर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. देन कम्स देर आर सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो कि विनेगर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. जो विनेगर आप चाइनीज़ फूड में डलता है, तो जो बेटा विनेगर होता है ये फ्रूट जूस को फर्मेंट करके बनाया जाता है. तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर. एजेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि किस में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस में हेल्प करता है.
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। उसके बाद आपका आता है टैनिंग ऑफ लेदर, मतलब बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके एनिमल हाइट्स को टैन करने में, कोल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपका रेटिंग ऑफ फाइबर, मतलब कि जो आपके जूट फाइबर हो गए, ये सब बेटा बहुत हार्ड होते हैं और इनको हमें प्रोसेस करने में, इनको सॉफ्ट बनाने में हम सर्टेन बैक्टीरियाज जो है वो हमारा हेल्प करते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मेन्योर। तो आपका देखिए काउ डंग वेस्ट हो गया और हॉर्स डंग हो गया और भी मतलब बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, सबको मतलब कि हम कलेक्ट करके बैक्टीरिया को अगर उसमें सब्जेक्ट कर दिया जाए, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इनटू कंपोस्ट या मैन्योर, उसको खाद बना सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक होगा एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिटिव फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड। उसके बाद क्या है फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस और यू कैन से द गोबर गैस। तो बेटा जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या होता है, सीवेज प्लांट होता है, तो आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है एंड दैट इट इज सब्जेक्टेड टू द सीवेज बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया सीवेज में सीवेज ट्रीट करते हैं उनसे सब्जेक्ट किया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया उसको उन पे दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन दोज ह्यूमन वेस्ट और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मेन्योर में। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मेन्योर तो बेटा बनता ही बनता है, उसके साथ में इनफ्लेमेबल गैस भी बनता है एंड दैट गैस इज नोन एज द बायोगैस एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कुकिंग पर्पज। जैसे कि हम एलपीजी यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, उसी तरह हम सेम तरीके से बायोगैस को भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग बिकॉज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। उसके बाद बेटा जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका कि नाम है ई कोलाई, उसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई एंड इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी एंड के। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उनसे ही न्यूट्रिएंट्स लेकर के ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन बी और के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटा बहुत ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल है ये प्लांट को फीड करते हैं और आपको मालूम है कि जो प्लांट का सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो कि आपके प्लांट ईटिंग जैसे बफेलो हो गया, काव हो गया, ग्रास आपका गोट हो गया, उनके अपेंडिक्स या उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा कि आपके जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब आपके पल्सेस जितनी भी दाल होती हैं उनके जो प्लांट होते हैं उनके रूट में बेटा उनका जो रूट है वैसे फूला फूला होता है, उसको बोलते हैं रूट नड्यूल। तो सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या करता है उसके रूट नड्यूल में अटैच हो जाता है और आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट इज बेसिकली इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं राइजोबियम। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में और फिर ये जो नाइट्रेट्स है प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इसी वजह से जो आपके जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। तो ये जो रिलेशन है आपका बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया का और रूट नड्यूल का, इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस रिलेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिट। मतलब कि जो आपका रूट नड्यूल है वो आपका बैक्टीरिया को रहने की जगह दे रहा है और बैक्टीरिया वहाँ से अपना न्यूट्रिशन में ले रहा है और साथ में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपके जो प्लांट है उसको फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे रहा है नाइट्रेट की फॉर्म में। तो इन दोनों को, ये जो दोनों इस रिलेशन में इन्वॉल्व है, इन दोनों को बोलेंगे सिम्बायोन्ट्स और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोसिस। अब जो लास्ट यूजफुल बैक्टीरिया है वो क्या है कि आपके जो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है दे एक्ट एज अ स्कैवेंजर, मतलब कि जो फालतू चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें, उनको फिनिश करने में हेल्प करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी यूजफुलनेस ऑफ द बैक्टीरिया या यूजेस ऑफ द बैक्टीरिया। उसके बाद बेटा ऑन द कॉन्ट्रैरी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि बड़े ही नुकसानदेह, दे आर वेरी हार्मफुल। तो उनका क्या इफेक्ट है, आप देखिए खाना अगर हम लोग फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो वो खराब हो जाता है, मतलब स्पॉइलेज। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही उनको खाना पीना मिलता है उस पर अटैक कर देते हैं, तो आपकी जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे कि मीट, फिश, आपका
मिल्क हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गए या लेफ्ट ओवर फूड हो गया, इफ़ यू डोंट फॉरगेट टू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर, तो ये कहते हैं स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. दैट इज़ ड्यू टू द अटैक ऑफ द बैक्टीरिया और ड्यू टू द इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियाज. उसके बाद बेटा बहुत ऐसे बैक्टीरिया दोज आर पैथोजन का मतलब दे कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. इवन दे सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज इन प्लांट दैट वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस हियर. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सर्टेन बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, दे आर कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. तो आपको 5 ही याद करने हैं. पहला क्या है, टाइफाइड. तो टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई. Then is your tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. Then is your pneumonia. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae. Then is your cholera. Cholera is caused by Vibrio cholera. And the last disease is diphtheria, which is caused by Corynebacterium diphtheriae. तो ये 5 डिजीज और इनके जो बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है. So here we have done complete study of kingdom Monera along with the case study of bacteria. Now the second kingdom that we will discuss is the kingdom Protista. तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर में क्या है, यूकैरियोटिक. एक चीज़ हमेशा याद रखिए बेटा कि आपका सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसके कि सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं. उसको छोड़ के बाकी सारे जो 4 किंगडम है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, एवरी organism is eukaryotic, made up of eukaryotic cell or you can say eukaryotes. तो सबसे पहला पॉइंट आपका किंगडम प्रोटिस्टा का हो जाएगा. दे आर यूकैरियोट्स और दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सेकेंड हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यूनिसेल्युलर है, मतलब कि आपके किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद हम देखेंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा यहाँ भी दोनों ही तरह का पाया जाएगा, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक में आपका आ जाएगा यूनिसेल्युलर एल्गे, मतलब जिनके पास की क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब वो भी एल्गे जो कि यूनिसेल्युलर, ओनली यूनिसेल्युलर एल्गे इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा. उसके बाद आपका हेटेरोट्रॉफिक में आ जाएगा एग्जांपल कि आपका अमीबा एंड दी पैरामीशियम. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक दोनों के ही शो करते हैं, एनिमल के भी और प्लांट के भी. मतलब उनमें मोशन होता है, उनके पास फ्लैजिला होता है तो वो चलते फिरते हैं, साथ में उनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. मतलब मोस्ट प्रोटिस्ट shows characteristic of both plant and animals और उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना. Always remember यूग्लिना is a organism of the kingdom Protista which shows the characteristic feature of both plant as well as animal. Now the next thing that we will see is the locomotory organ. कि जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा है इनमें क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है. तो बेटा इनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं और बेसिकली 3 तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन हमने देखा है. पहला है हेयर लाइक, मतलब बाल जैसा होता है जिसको बोलते हैं सीलिया. और सीलिया किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में. मतलब सीलिया है लोकोमोटरी ऑर्गन, दिखता कैसा है, हेयर लाइक, और किस में प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में. सेकेंड लोकोमोटरी ऑर्गन होता है विप लाइक, चप्पू जैसा होता है, ठीक है, और वो होता है फ्लैजिला, और वो किस में प्रेजेंट है, यूग्लिना. लास्ट है फॉल्स फुट, मतलब असली के पैर नहीं है, पैर के काम करता है, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया, और ये किस में प्रेजेंट है, अमीबा में प्रेजेंट है. मतलब आपके जो प्रोटिस्टा हैं उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा है कि अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है. बेसिकली 3 लोकोमोटरी ऑर्गन इज फाउंड देयर, सीलिया, फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया. Now the last thing that we will see is the reproduction. So as I have already told you that in all the kingdom both kind of reproduction is there, sexual as well as asexual. तो यहाँ पे हम केस स्टडी लेंगे अमीबा का. तो अमीबा में asexual reproduction होता है by the mean of binary fission and the multiple fission. Now let us take the case study of amoeba. Now let us draw a amoeba. तो बेटा जो अमीबा होता है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप होता है, कुछ भी आप बना सकते हैं. तो ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म, बीच में एक डेंस न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर उसका एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल.
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या है कि ऐसा वैक्यूल जो कि मूवमेंट शो करता है। उसके बाद है आपका एक फूड वैक्यूल, इसके अंदर आप इसका खाना प्रेजेंट होता है। उसके बाद आया आपका साइटोप्लाज्म। लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, this is your cytoplasm and this is your nucleus and this is your contractile vacuole. Then this is your food वैक्यूम। और ये जो आपको अपेंडेजेस निकले हुए दिख रहे हैं, दिस इज योर सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फूड। सो दिस इज अमीबा। आप शेप कैसे भी बना सकते हैं, ये चीजें लेबलिंग करनी जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, there is a nucleus, pseudopodia, contractile vacuole and the food vacuole. Now the next thing that we will discuss is how amoeba walk. So we will discuss how an amoeba moves, मतलब locomotion in amoeba. तो बेटा जो आपका amoeba है वो एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है, मतलब कि अकेले रहता है, फ्री लिविंग है, कहीं भी रह सकता है, बट इट इज ऑलवेज फाउंड इन फ्रेश वाटर। जब भी हम बायोलॉजी में फ्रेश वाटर बोलते हैं उसका मतलब होता है सी वाटर छोड़ के बाकी सारी जगह, आपका लेक हो गया, आपका पाउंड हो गया, आपका रिवर हो गया, आपका स्टैग्नेंट वाटर हो गया, मतलब समुंदर के पानी, मतलब सॉल्ट वाटर नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके बाकी सारा आपका फ्रेश वाटर सोर्स है, वहां पे आपका अमीबा पाया जाता है। लेकिन कुछ वेराइटी ऑफ अमीबा ऐसे हैं जो कि हमने मेराइन वाटर, मतलब सी के पानी में भी, सी वाटर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोकोमोशन। अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो चलने फिरने में मदद करता है। जैसे कि हमारा अगर ह्यूमन बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो वी हैव लेग्स। लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन द सेम वे in amoeba, what is the locomotory organ? So in amoeba locomotory organ is pseudopodia. pseudo का मतलब होता है फॉल्स, उनके सही में पैर नहीं होते हैं, बट जब उनको चलना होता है तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक तरफ रश करके एक अपेंडेज, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्योंकि ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स फीट। अगर सिर्फ एक ही फीट का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं सीडोपोडियम। इफ देयर इज मोर देन वन फीट देन वी कॉल इट सीडोपोडिया। और बेटा जो अमीबा का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, धीरे धीरे, वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा पूरा जो आपको साइटोप्लाज्म है दे विल मूव टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, देन स्लोली स्लोली दे विल फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज द सीडोपोडिया। तो पहले आपका सीडोपोडिया बनेगा, फिर उस बेस पे, मतलब आपका जो सरफेस है उस पे, जैसे मान लीजिए सीडोपोडिया है, ये ऐसे आपका अटैच होगा, देन दूसरा आपका सीडोपोडिया फॉर्म होगा, फिर वो आपके बेस पे आएगा, देन दे विल मूव लाइक दिस। So it is a very slow process. So this slow movement of amoeba is known as amoeboid movement. तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है कि the locomotory organ of amoeba is pseudopodia and the slow movement of amoeba or the very slow movement of amoeba is known as the amoeboid movement. तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका अमीबा है, ठीक है बेटा, और ये सरफेस है। अब इसको चलना है तो क्या करेगा, सबसे पहले ये मैं इसी कलर से बना दूँ। सबसे पहले इसका जो ये आपका ये इसका न्यूक्लियस हो गया, अब ये इसका बेस है, तो ये क्या करेगा, अपना जो साइटोप्लाज्म इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका नया लेग बन जाएगा, ये आपका सीडोपोडियम हो गया। देन व्हाट इट विल डू, देन इट विल फॉर्म न्यू अपेंडेजेस, ऐसा ऐसा मूवमेंट बड़ा होगा और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, देन लाइक दिस। So this is the pseudopodia. Pseudopodia will only help in the locomotion of amoeba, and the type of movement is amoeboid movement. Now we will discuss how an amoeba feed, मतलब amoeba कैसे feed करता है, उसका न्यूट्रिशन कैसे रहता है। तो जो type of nutrition in amoeba is holozoic. holozoic क्यों बोलते हैं, आप जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए। ये आपका बेटा ये amoeba है,
अब मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा पहले धीरे धीरे फूड पार्टिकल के करीब आएगा, तो हम यहाँ पे फूड पार्टिकल को करीब में ले आते हैं और ये इसका सीडोपोडिया ये ऐसे इमर्ज हो जाएगा और ये ऐसे इमर्ज हो जाएगा और पूरा का पूरा फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसके अंदर चलेगा, मतलब ये होल फूड, इट एनगल्फेस होल फूड इनसाइड इट, दैट इज व्हाई वी कॉल द होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये दोनों सीडोपोडिया आपस में फ्यूज होके इसको अंदर ले लेते हैं और इसको अंदर एक वैक्यूल में पैक कर लेते हैं एंड दिस वैक्यूल इज नोन एज योर फूड वैक्यूल। अभी फूड वैक्यूल इसके अंदर आ गया और आपका सीडोपोडिया अब वापस से खत्म हो जाएगा और आपका अमीबा ऐसा बन जाएगा, ये आपका अंदर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये फूड वैक्यूल अंदर आ गया। अब क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे और जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर आएगा बाय द फ्यूजन ऑफ द सीडोपोडिया। उसके बाद जो आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस को आपके फूड वैक्यूल में इंजेक्ट करेगा या फूड वैक्यूल में डालेगा और आपका फूड वैक्यूल का डाइजेशन हो जाएगा। तो जो आपका जो डाइजेशन है दैट टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल सो दैट द डाइजेस्टिव जूस डज नॉट गेट मिक्स विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड द डाइजेशन ऑलवेज अकर इनसाइड द फूड वैक्यूल। और जैसे ही डाइजेशन हो जाएगा आपका जो सिंपल मॉलिक्यूल आपका जो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो फूड वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगा और जो आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपका जो अमीबा है वो अपने डे टू डे एक्टिविटी, जो लाइफ का एक्टिविटी होता है उसमें यूटिलाइज कर लेगा और जो एक्स्ट्रा होगा उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड थिंग, द फूड इज कैप्चर्ड इनसाइड द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया व्हेन द सीडोपोडिया गेट फ्यूज्ड। उसके बाद क्या है, डाइजेशन अकर ओनली इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर होगा और आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म उसमें फूड वैक्यूल में ही डाल देगा, वहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका न्यूट्रिएंट सिंपल मॉलिक्यूल में जो ब्रेकडाउन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एक्सेस इन द एक्स्ट्रा विल बी stored in the cytoplasm. Now we will discuss how an amoeba excretes, मतलब कि जो अमीबा ने खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन बेटा कुछ तो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है एंड दैट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। तो अमीबा की बॉडी में 2 वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वन इज द मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसकी बॉडी से कैसे एलिमिनेट होता है, कैसे बाहर जाता है। तो इट गोज आउट और इट एलिमिनेट्स थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस से जाता है। जो बॉडी के अंदर आपने देखा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, क्योंकि ये जो आपका अमोनिया है ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपको क्या मालूम है कि जो चीज़ें होती हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो जो आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसके अंदर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो बाहर ज़्यादा होता है, बाहर से अंदर की तरफ आ जाती हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मालूम है कि बॉडी में जब भी रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज ऑल्सो बीन कलेक्टेड इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद क्या होता है वो देखिए। उसके बाद ये मान लीजिए आपका अमीबा है, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये बेटा ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर इस आपका अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मूव कर करके आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे आके सेल मेम्ब्रेन के करीब आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बर्स्ट हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड will be released in the surrounding atmosphere. So this is the way how an amoeba excretes. So इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है what is the waste product. Waste product is your
ammonia and carbon dioxide. How it eliminates through the body surface. ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनली हेल्प कर रहा है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद इट कम एंड फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड बर्स्ट टू रिलीज एवरीथिंग out. Now we will discuss how an amoeba respires, मतलब कि exchange of gases कैसे होते हैं. तो बेटा अमीबा में जो exchange of gases होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से होते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अमीबा में मैक्सिमम जो फंक्शन होता है उसकी बॉडी का, दे आर बेसिकली डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जो भी अब खाना उसने डाइजेस्ट करा था उसके बाद क्या था, ऑक्स का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन के बाद होगा, मतलब ऑक्सीजन आएगा फिर बॉडी में डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और फिर वो क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल, फूड डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स के साथ आपका रिएक्ट करके एनर्जी लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो ये आपका ये अमीबा हो गया. अब बाहर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है. तो by the process of diffusion this oxygen will get inside through the cell membrane. So this way amoeba respire. Now we will discuss how amoeba reproduce. तो बेटा जो अमीबा होता है उसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एक नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन पे और एक अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन पे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन पे क्या होता है. तो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन पे जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं तो अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक फुली मेच्योर अमीबा डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल या दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस करता है. फिर ये दोनों डॉटर सेल इंडिपेंडेंटली ग्रो होते हैं और एक वापस से एक मेच्योर अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो लेट अस सी हाउ बाइनरी फिजन टेक प्लेस. सो दिस इज वी आर हैविंग अ मेच्योर अमीबा. में मेच्योर हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा. तो बेटा ये जो न्यूक्लियस है वैसे इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगे. तो ये आपका देखिए, ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे, हमें सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ बेंड करना है और ये आपका न्यूक्लियस होगा. ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ये पूरा ऐसे और आपका टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज द बाइनरी फिजन. मतलब बाइनरी फिजन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपका एक मेच्योर अमीबा में इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा. फिर आपका क्या हो जाएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवर्ट मूवमेंट शो करेंगे. फिर आपका जो न्यूक्लियस है दोनों सेपरेट हो जाएगा और फाइनली आपका जो सेल मेम्ब्रेन है आपस में टच हो जाएगा. उसके बाद आपका दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा. देन दीज टू डॉटर सेल विल अगेन convert into a mature amoeba and this cycle will continue. So in this way amoeba reproduce asexually by binary fission under normal environmental condition. Now the next condition is multiple fission. So in the multiple fission, this multiple fission is not a normal process. ये normal process नहीं है. ये तभी होता है जबकि unfavorable environmental condition होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो या तालाब का पानी सूख जाए, ऐसा कोई भी unfavorable environmental condition में क्या करता है, अमीबा multiple fission शो करता है. तो multiple fission में क्या होता है बेटा, अमीबा क्या करता है, सबसे पहले अपना जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर लेता है, बहुत थिक कर लेता है, अपने आसपास एक थिक सेल वॉल को डेवलप कर लेता है. तो ये आपका देख लीजिए, ये अमीबा है, ये क्या करेगा, अपने आसपास एक बहुत ही थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा. इसको हम बोलते हैं सिस्ट, या तो आप इसको सिस्ट बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिस्ट वॉल बोल सकते हैं. So this is your
cyst or you can say cyst wall. अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपका मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस टूट जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हर एक जो न्यूक्लियस है इसके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। अब ये जो न्यूक्लियाई जिसके आसपास आपका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, इसको हम बोलते हैं अमीबुला। क्या बोलते हैं, अमीबुला बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इस अमीबुला के आसपास में एक स्पोर केस डेवलप हो जाता है। अब जब स्पोर केस डेवलप हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्पोर्स। तो ये सब इसके अंदर रहता है। अब जब भी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर सूखा पड़ गया था, बारिश हो गई, तालाब में पानी आ गया, या बहुत सर्दी थी तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, बहुत गर्मी थी तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो सिस्ट वॉल है ये ब्रेक हो जाता है एंड इट रिलीजेस दिस आउट टू द एनवायरमेंट। इसको रिलीज कर देता है। तो किसको रिलीज कर रहा है, स्पोर को रिलीज कर रहा है। इसको हमने क्या बोला था, स्पोर बोला था। तो इट रिलीजेस द स्पोर। तो मल्टीपल फिजन का दूसरा नाम है स्पोरुलेशन। क्या नाम है दूसरा नाम, स्पोरुलेशन, बिकॉज स्पोर्स आर बीन रिलीज इन द एटमोस्फेयर। उसके बाद जो ये स्पोर्स है जब ये बाहर आ जाते हैं बेटा, तो ये आपका हो गया स्पोर केस, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और ये आपका हो गया इसका ये उसका हो गया साइटोप्लाज्म, और उसका सेल मेम्ब्रेन भी होगा। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है, ये जो स्पोर केस होता है ये खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब जो ये इसको हम क्या बोलेंगे, अमीबुलाई बोलेंगे। नाउ दिस अमीबुलाई और द डॉटर अमीबा सेल विल ग्रो इनटू अ इंडिपेंडेंट यंग अमीबा सेल. Now, if the condition will be favorable, when it will mature, it will go binary fission, and if the condition is unfavorable, it will undergo multiple fission. It totally depends upon the situation. So, this was all about the complete case study of your amoeba. Now, in the next video, we will discuss about the kingdom fungi and the kingdom plant. Hope this video will help you to do your best in your exam.